ओके। अच्छा, ये मैंने जो प्रैक्टिस आपने इनिशिएट की है इसमें हमारी प्रेजेंटेशंस के हवाले से, उसमें मुझे मौका मिला कि आई हैड टू गो थ्रू ऑल द लेसन्स, तो उसमें से मैंने पिक किया फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस आल्सो। मुझे लगा कि आई शुड बी मेकिंग नोट्स ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस, या जो चीज़ें आई शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट देम, और उसको मैं अपनी पार्ट ऑफ द जर्नी जो है वो उसको बना लूँ। तो लेसन वन में से जो है वो मतलब ये लेसन वन से लेके सिक्स तक जो लेसन है वो बेसिकली आपकी एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हैं, जिसमें आपको एनालाइज करना है अपने आप को और देखना है कि आप यू आर ट्यून टुवर्ड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी यू आर। तो इसमें लेसन वन में जो मुझे पंच लाइन लगी उसमें ये था कि वी डू नॉट अट्रैक्ट वेल्थ बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट वेल्थ बेस्ड ऑन हु वी आर। तो यही हमारी जो बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टर डीएनए की साइकोलॉजी है पूरी, उसके अंदर ये हमारा बेस और पंच लाइन थी। इसी तरह जो सेकंड मुझे अच्छी लगी वो कंसिस्टेंसी इज ओनली पॉसिबल व्हेन एन इन्वेस्टर स्ट्रेटजी इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद देयर डीएनए। तो जिस तरह ये पिछले लेक्चर में डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, बेसिकली हमारा जो पूरा ये प्रोग्राम था उसके अंदर हमने देखना ये था कि मेरा बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डीएनए है वो क्या है, और आया मैं उसको ऑल्टर कर सकता हूँ एज एन इन्वेस्टर। इट इज़ नॉट एज हार्ड एज आर रियल डीएनए। तो ये ऑल्टर भी हो सकता है। डू आई नीड टू ऑल्टर दैट to make some of the changes which can be a lesson for this whole exercise that we're doing. Lesson 2 के अंदर जो है वो हमारा ये था कि to truly transform you must be able to replace the old and limiting beliefs with new empowering ones. तो ये बेसिकली हम जब आगे चलते गए जैसे जैसे हम लेसन्स में, तो हमें ये डिफाइन करना है। इट इज़ स्टिल आई थिंक, मेरा ख्याल है कि अभी ये जो जर्नी हमने स्टार्ट की है इसके हम इनिशियल फेजेस में हैं, जहाँ पे हम कोई लोग एज अ ट्रेडर हैं, कुछ प्रिजर्वर्स हैं, कुछ एक्यूमुलेटर्स हैं, और होपफुली सम इनोवेटर्स भी हैं। हम सारे लोग जो हैं वो हम अपने आप को इस एक्सरसाइज के जरिए डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफाइन हम कहाँ पे हैं। क्योंकि मेरा लेसन 8 जो है वो बेसिकली एक स्टेप है जो कि टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ व्हाट वी नीड टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद लेसन 3 में हमें ये कह रहे हैं कि यू डू नॉट चूज योर आइडियल इन्वेस्टमेंट स्टाइल, योर पर्सनैलिटी डज, एंड फाइटिंग इट इज द रूट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक फेलियर्स। ये बेसिकली भी मतलब ऊपर जो हमने दो तीन चीजें कही हैं जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जैसे कि अगर फर्ज करें आपको कोई यहाँ पे यू हैव एलोकेटेड 30% ऑफ योर से इन्वेस्टमेंट टू द ट्रेडिंग इटसेल्फ, और फिर आपको कोई एक ट्रेडर जिसके साथ आप अलाइंड हैं वो आपको कॉल दे रहे हैं, तो क्या आप एज अ प्रिजर्वर जो हैं वो आप अलाइंड हैं उस कॉल के साथ? क्या आप स्टॉप लॉस, अगर उन्होंने रिकमेंड किया है कि आपने एज अ ट्रेडर वहां पे स्टॉप लॉस अपने लगाने हैं, तो क्या आप उस स्टॉप लॉस के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप उन स्टॉप लॉसेस के लिए तैयार नहीं हैं तो आई थिंक यू आर नॉट अलाइंड विद व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग यू टू डू। तो पहले तो आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि क्या आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रैटेजी उनके स्टॉप लॉसेस के साथ अलाइंड है कि नहीं है। अगर वो नहीं है अलाइंड तो फिर यू शुड नॉट जंप इनटू दैट ट्रेड, इनटू दैट पर्सनस स्ट्रैटेजी और द पर्सनैलिटी। क्योंकि आप जब वो काम कर रहे हैं जो उन्होंने मतलब रेकमेंड किया हुआ है, और आपके अंदर अभी ये मतलब कंसिस्टेंसी, ये डिसिप्लिन डेवलप नहीं हुआ कि आप वो लॉस बियर कर सकें जो उन्होंने स्टॉप लॉस की सूरत में आपको लॉस रेकमेंड किया है। प्रॉफिट तो मतलब इट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, मगर आई बिलीव कि अगर आप लॉस को बियर करने की आपकी सलाहियत नहीं है तो फिर यू आर नॉट अलाइंड विद दैट पर्सन, एंड you should rethink and redevelop that part of your personality, or in fact the DNA. अच्छा, लेसन 4 में ये है कि योर पर्सनैलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज योर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इफ योर मेथड इज अलाइंड विद इट।
अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि फर्ज करें आप जो है वो एज अ ट्रेडर ही हैं और आप डे ट्रेडिंग आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, एंड यू आर जंपिंग योर सेल्फ इनटू द वर्ल्ड ऑफ डे ट्रेडिंग, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट सूटेड फॉर दैट। इसी तरह अगर आप प्रिजर्वर, इनोवेटर या एक्यूमुलेटर नहीं है और आप जो है वो मतलब एज अ ट्रेडर आप वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप की अलाइनमेंट को जो है ना वो आपको स्विच करना पड़ेगा। आई बिलीव एवरी पर्सनालिटी ट्रेड जो हमने यहाँ पे सीखा है वो इन वन और अदर वे पर्सन कैन बी पार्ट ऑफ द अदर, मीन्स के ट्रेडर जो है वो ये भी कर सकते हैं कि ट्रेडर कैन बी इनोवेटर, ट्रेडर कैन बी एन एक्यूमुलेटर आल्सो, given the percentages that we have talked about, say 30-60, 30-70 और 60-40, whatever the case may be, उसके अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। मगर फिर बात यह है कि आर यू डिसिप्लिन इनफ, you ready to alter yourself to being an innovator or accumulator in one or other way when you are designed to be a trader? अच्छा, लेसन 4 में wealth is not defined by what market does, it is just determined by how you emotionally respond to what the market does. This is exact scenario for you know many of us who lose money in the market because हम जो है वो प्लान नहीं करते अपने एग्जिट को, इवन आई मीन इन द लॉन्ग टर्म इटसेल्फ आल्सो। अगर आपने एग्जिट नहीं प्लान किया हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आप को पता ही नहीं है कि आप खड़े कहाँ पे हैं। यानी जब तक आप एग्जिट अपना प्लान नहीं कर रहे उस वक्त तक यू आर इन 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 अ लैंड वेयर यू डू नॉट नो वेयर यू नीड टू गो टू। तो ये मुझे एक जुनैद जमशेद की बात याद आती है। वो कहते हैं कि मैंने जब कारोबार शुरू किया, पार्टनरशिप मैंने की, तो मैंने उस वक्त सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड की थी कि अगर मैंने इसको क्लोज करना होगा तो मैं उसको क्लोज कैसे करूँगा, मेरे लिए एग्जिट की ऑप्शंस क्या होंगी। तो ट्रेडर के लिए भी सबसे पहले या इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला गोल ये है कि मैंने क्लोज कहाँ पे करना है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन दैट आई नीड टू गो टू। मतलब अब इसका मतलब ये है कि मैं एज एन इन्वेस्टर जो है वो डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्टिव्स को। अगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं है, मुझे ये पता नहीं है कि मैंने मतलब जाना कहाँ पे, मेरी मंजिल क्या है, तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं 2 कदम में एक तरफ चलूंगा, 2 कदम में एक तरफ चलूंगा। दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, लेसन 5 में मैंने जो लाइन पिक की है वो एग्जैक्टली ये है कि वन लेफ्ट अनमैनेज योर इमोशनल पैटर्न्स विल लीड यू डाउन अ पाथ ऑफ रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लॉसेस, स्ट्रेटजी अबंडमेंट एंड फाइनेंशियल स्टैग्नेशन। ये बेसिकली एक कॉमन नेचर है हमारी। जो अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करूं तो वेयर 97% ऑफ पीपल लूज द मनी एज पर स्टैट्स। तो ये मेरा ख्याल है इसी लाइन को डिफाइन करता है जहां पे हम ज्यादातर लोग जो हैं वो अनडिफाइंड चल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये लेसन 5 जो है वो रिस्क के हवाले से है। इसमें भी मतलब अगर मैंने वही लाइन पे की है जहां पे हम पिछली 4 जो 5 लेसन थे, हमारे 4 लेसन थे, उसमें जो थीम थी लेसन्स की वो यही थी कि मेरे लिए रिस्क क्या है, मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं रिस्क को कैसे डिफाइन करता हूँ। अगर मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि मैं रिस्क को कैसे डिफाइन करूंगा और मेरी पर्सनैलिटी के साथ वो अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, गिवन द एग्जांपल ऑफ स्टॉप लॉसेस, कि अगर मैं लॉसेस नहीं करना चाहता, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ। मतलब मैंने एक जो एक कोट सुना था, ये एक बंदे की मैंने स्टोरी सुनी थी, उसने ये कहा था कि स्टॉप लॉस लॉस इन स्टॉक एक्सचेंज इज द गेम वेयर द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ स्टार्ट्स ऑपरेटिंग। अगर आप मतलब लॉसेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस गेम इटसेल्फ। लेसन 6 पे आ जाएं। Your financial life is determined less by objective numbers and more by the meaning your subconscious mind has assigned to many based on past experience. अच्छा, ये जो लेसन 6 की बात है, मेरा ख्याल है ये जो आपकी पर्सनालिटी की इंटरसेप्शन है जिसको आप डिफाइन करना चाह रहे हैं एज एन इन्वेस्टर,
ऑफ कोर्स इन जनरल भी आप रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, और सबकॉन्शियस माइंड में हम अलाइन कर लेते हैं बहुत से अपने नंबर्स को और बहुत सी अपनी प्रायोरिटीज को एज एन एक्सक्यूज, कि हमें हमेशा से ना ये चीज होती है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी टेंडेंसीज हैं कि हम जब भी अपने कोई फेलियर्स होते हैं, उन फेलियर्स को हम अटैच करते हैं किसी न किसी इमोशन के साथ, किसी न किसी रीजनिंग के साथ। और ये जब हम अटैच करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग इन द सेम वाटर्स। तो ये अपने सबकॉन्शियस की कंट्रोल जो है, and to align it with your DNA, which you need to define what your DNA is, and based on this DNA, how you're going to articulate to कि आप जो है उनके प्रिंसिपल्स कैसे बनाते हैं, ये बेसिकली बड़ा जरूरी हो जाएगा। अच्छा, लेसन 8 जो है वो अब इस पे आ जाते हैं। अब मैं चाहूंगा एहसन भाई कि आप चले जाएं हमारी प्रेजेंटेशन पे, जो आपकी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें अब बेसिकली ये मैंने जो पहले जो क्लैरिटी थी वो इसको इस वजह से मैंने ये लाइंस पिक की थी कि हमें ये समझ आए कि हम जो जो काम करना चाह रहे हैं, जो लेसन 8 में डिफाइन हुआ हुआ है, वो बेसिकली एक उसके पीछे एक बेस वर्क भी है, कि जिस बेस वर्क को अगर हम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे होंगे, मतलब जितने भी हम डिसिप्लिन हो जाएं, जितना भी हम कर लें, हो सकता है कि हमारी वो डीएनए के साथ अलाइन ना हो। तो हमें मतलब बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हमें पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी उसकी हो, और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे आए कि हमें जिस तरह यहाँ पे ये है कि आपकी नेटवर्थ एंड एसेट पोजीशन जो है वो बेसिकली आपकी जो व्हीकल है वो होल्ड कर रही है आपकी टोटल वेल्थ को। अब इस व्हीकल के हवाले से मतलब जो लेसन 8 में बताया गया है वो ये है कि इस व्हीकल को आपने अगर फ्यूल करना है तो उसको फ्यूल करने का सिस्टम क्या डेवलप करना है आपने। अगर आपके व्हीकल को मतलब फ्यूल करने का सिस्टम ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक व्हीकल आप कह रहे हैं कि इट नीड्स टू रन एट से 240 की स्पीड पे आपकी व्हीकल रन करे, और आपके पास जो उसके व्हीकल के इंजन के लिए फ्यूल है दैट इज नॉट टू रन से 100 किलोमीटर इटसेल्फ, तो इसका मतलब है कि या तो आपको फ्यूल चाहिए ज्यादा, या फिर आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि आप फ्यूल के लिए और कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप इस फ्यूल को जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टू रन दिस व्हीकल प्रॉपरली। आगे चलें, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब इनकम के आपके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारे लिए इनकम की सोर्सेज की हायरार्की भी है, कि हम अगर एक सोर्स ऑफ इनकम पे खड़े हुए हैं, टू सोर्सेज ऑफ इनकम पे खड़े हुए हैं, या हमारे पास जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है जो कि स्टेबल नहीं है और उस पे हमारी रिलायबिलिटी जो है वो कम है, या फिर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है और उनकी रिलायबिलिटी हमारे पास बेहतर है। अब ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि इन सोर्सेज ऑफ इनकम को जब हम ये देखते हैं कि हम इनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम यूटिलाइजेशन हमारी ठीक नहीं है तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू मैटर हाउ मच इनकम यू हैव, विच इज ऑफ कोर्स कैश फ्लो जो है हमारी डिस्कशन की पार्ट है, कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल इनकम है, पैसिव है, आपके पोर्टफोलियो भी बहुत बड़े हैं, मगर योर कैश फ्लो मैनेजमेंट इज नॉट गुड, देन ऑफ कोर्स वो सारा जो है वो एक एक्सरसाइज इन वेन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, अर्नड इनकम जैसे सैलरी, वेजेस वगैरह है। पोर्टफोलियो इनकम आपकी डिविडेंड्स की है, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स, और पैसिव इनकम में आपका रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, ऑटोमेटेड रेवेन्यू, और एक्सपोनेंशियल में आईवीपी, रैपिड आईपी और इक्विटी और रैपिड स्केलिंग की बात है। अब ये अगर इसको मैं अगर ग्राफ की सूरत में बताऊं, जैसे यहाँ एहसन भाई ने शो भी किया हुआ है कि बेसिकली हमारा ग्राफ ऊपर जाता रहता है जैसे जैसे हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाती हैं, गिवन द फैक्ट कि आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो बेहतर होगा आपकी। नेक्स्ट स्लाइड पे चले।
अच्छा, ये जो कैश फ्लो की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारा जो डीएनए है वो आपका डीएनए बेसिकली क्या है? आपका डीएनए कंज्यूमर का है, सेवर का है, इन्वेस्टर का है, या वेल्थ आर्किटेक्ट का है? ये बेसिकली आपने डिफाइन करना है पहले। अगर आपका कंज्यूमर का डीएनए है तो फिर आपको सेवर की तरफ शिफ्ट होना है, सेवर से इन्वेस्टर की तरफ, या आर्किटेक्ट, वेल्थ आर्किटेक्ट की तरफ शिफ्ट होना है। मतलब these are the stages that you need to analyze yourself, where do you stand. नेक्स्ट जो हम जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम डिजाइन भी है, जो कि हम जिसके मुताबिक अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चले जाएं एहसन भाई। अच्छा, इसमें अब जो हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, प्रिजर्वर, एक्यूमुलेटर, इन्वेटर और ट्रेडर की, इसमें जो हमारे अगर हम देखना चाहें कि हम किस तरफ इंक्लाइंड है टू स्टडी आर सेल्फ एज अ इंडिविजुअल, कि हमारा डीएनए किस तरफ है, तो हम अगर प्रिजर्वर हैं तो हम सेफ्टी को प्रेफर करेंगे, एक्यूमुलेटर हैं तो हम जो है वो प्रोसेस और ग्रोथ हमारी नीड होगी, और उसके मुताबिक हम जो है वो इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, मेनली ऑन ऑटोमेटेड, बट इफ नॉट ऑटोमेटेड स्टिल यू वुड बी गोइंग फॉर द इन्वेस्टिंग इटसेल्फ। ट्रेडर जो है वो एक्शन और परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, दे वांट टू क्लोज देयर पोजीशंस, एंड इसके बाद जो इनोवेटर्स हैं उनका ये है कि ये बेसिकली रिसर्च बेस इनका है पोर्टफोलियो। आप कह लें कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसमें इन्होंने ये देखना होता है कि इन फ्यूचर व्हाट व्हाट इज द आउटकम ऑफ व्हाट एवर दे आर डूइंग नाउ। सो जो ट्रेडर और इनोवेटर हैं वो आप समझ लें कि दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस in terms of what they require of their wealth. नेक्स्ट पे चले जाएं। अच्छा, ये अब हमें जो सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये करना चाहें कि हम एनालाइज करना चाहें अपनी हैबिट्स को इन टर्म्स ऑफ आर कंज्यूमिंग पैटर्न्स और आर सेविंग पैटर्न्स और आर इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, तो इसके अंदर फिर अगर रेट्स को आप डिफाइन कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक 15 to 30% ऑफ your income goes into the saving or investing, then you are on the part of the personality where you are trying to allocate your income towards the investment cycle. अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक मैनुअली भी आप कर लें कि भाई आप जो है वो यही काम जो 30% का आप करना चाह रहे हैं, आप मैनुअली हर हर पीरियड में इसको एलोकेट कर लें। दूसरा जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि आप ऑटोमेट कर दें। यू विल नॉट बी हैविंग एन अर्ज टू टू रीडिफाइन योर स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने कंज्यूमर पैटर्न की तरफ आपको शिफ्ट होना भी है तो फिर भी आपने शिफ्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप ऑटोमेट कर देंगे उसको। नेक्स्ट पे चले जाएं। अच्छा, अब ये जो हमने पीछे बात की है कि हम एलोकेशन जो कर रहे हैं जिसमें हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऑटोमेशन पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि द फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग इट कम्स इन विद विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें डिसिप्लिन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं उस प्रोसेस को, तो इसका मतलब है कि फिर आपने दोबारा से उस साइकिल को शुरू करना है, और जब भी आप दोबारा से साइकिल को शुरू करेंगे तो यू विल हैव रिप्रिकॉशंस ऑन दैट, और आप हमेशा से यही होगा कि फिर आप वही उसी लूप में चले जाएंगे जिस लूप को हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप एक स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं और फिर आप दोबारा से उसमें होते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम वही होगी कि आप लूप आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा। मींस अगर आप 5 साल के लिए या 3 साल के लिए आप डिसिप्लिन होते भी हैं और फिर उसके बाद आप उस लूप को तोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि रिटर्न जो आपके आने थे, जो कंपाउंडिंग के आपके रिटर्न आने थे, वो आने ही 7 साल के बाद थे। तो इट मीन्स के यू विल स्टार्ट योर जर्नी अगेन फ्रॉम डे वन। नेक्स्ट प्लीज।
अच्छा, ये इसमें बड़ा ज़रूरी है, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स की हमने बात की है, कि हम जो माइंड सेट हमने डेवलप किया उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं कि हम एज अ बेसिस, पहले तो ये है कि आइडियल हमारा गोल क्या है कि हम 15 to 30% ऑफ आर इनकम एलोकेट करें, मगर उस एलोकेशन के लिए हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल है। तो वो डाटा ज़ाहिर है आपकी इनकम सोर्सेज ही हैं, आप उनको देख सकते हैं कि आपकी इनकम क्या है और उसमें से आपकी जो पैटर्न्स हैं वो कैसे डिफाइन हो रहे हैं। आया आपकी इनकम जो है वो कंज्यूमर पैटर्न की तरफ जा रही है, या वो इन्वेस्टिंग पैटर्न की तरफ और सेविंग पैटर्न की तरफ जा रही है। तो व्हेन यू आर एबल टू ट्रैक योर मंथली सेविंग एंड द मनी दैट यू आर पुटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ही आपको डिफाइन कर सकते हैं आप कि हाँ अब मैं ट्रैक पे हूँ। और इसके लिए फिर जाहिर है आपको जो डिसिप्लिन है वो बड़ा ज़रूरी है। दैट इज़ वेयर यू नीड टू लुक इनटू योर डीएनए इटसेल्फ, कि आपके डीएनए के अंदर ये चीज़ है कि नहीं, कि आप डिसिप्लिन हो सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये अब इसी के अंदर ये है कि नेक्स्ट जो जब स्टेप है जिसके अंदर जब आपने जब ये कर लिया कि आपने डिफाइन कर लिया अपना जो इनकम स्ट्रीम्स हैं और आपने देख लिया, डाटा आपके पास आ गया, अब डाटा के बाद जो है वो आपकी एक असेसमेंट होनी है कि आप कहाँ कहाँ जो है वो प्लग इन कर सकते हैं। तो उस प्लग इन के हवाले से ये डिफरेंट आपके जो फैक्टर्स हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड एलोकेशन है, इसके अलावा जो है सब्सक्रिप्शंस, इमोशनल स्पेंडिंग या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। देयर कैन बी मैनी अदर फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर यू नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट गोल। मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने गोल जो सेट किए हुए हैं टुवर्ड्स एलोकेशन, वो एलोकेशन जो है वो अगर तो आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं तो यू विल हैव ऑल दिस एलिमिनेटेड, ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, द ऑटोमेटिक रीराउट, ये बेसिकली वही हम बात कर रहे हैं जिस नेक्स्ट स्लाइड ही इस पे आ गई है, कि जिसमें हम ऑटोमेटिकली रूट आउट कर लेते हैं। तो फिर जो है आपको ये जो पीछे हमने फैक्टर्स, अंडरमाइनिंग फैक्टर्स हमने देखे थे, वो फैक्टर्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। मोहम्मद साहब, आप इसको म्यूट कर लें अपने मोबाइल को। अच्छा, take control of the engine. Engine is potential, cash flow is the power that moves it. Design a flow that fits your personality, और reroute the flow to guarantee compounding. अच्छा, इसके अंदर अब जो इनकम है वो उसके पोटेंशियल को डिस्कस किया गया है। अगर आप ये समझते हैं कि हैविंग डन ऑल दैट एक्सरसाइज दैट वी जस्ट डिस्कस, कि आपने अपने आप को अलाइन भी कर लिया, अपनी ऑटोमेट भी कर ली, स्टिल यू फील कि भाई आपका इनकम का पोटेंशियल जो है वो ठीक नहीं है, दिस मीन्स यू नीड टू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम दैट कैन प्रोवाइड अ बेटर फ्यूल टू योर कार। और उसके बाद जो है वो फिर आप उसको अपने डीएनए के साथ अलाइन कर सकते हैं, ताकि आपका जो गोल है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मॉलर इनकम के साथ ही अलाइंड है तो देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप फर्ज करें इस इनकम को आप समझते हैं कि इट नीड्स टू इंक्रीज एंड इट नीड्स टू बी अलाइंड विद योर बिगर ऑब्जेक्टिव, तो फिर आपको अपनी इनकम पे भी काम करना है विद सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और ये ऑब्जेक्टिव्स आपके डीएनए के साथ अलाइंड हैं कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। थैंक यू। अम, तो जो अगर कोई सवाल है प्रेजेंटेशन के हवाले से, कोई फीडबैक है तो प्लीज बताइएगा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। सही है।